चलें, रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है। हम लोग आज पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टारगेट है वो हम समझेंगे कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है। इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट फेज में हम पढ़ेंगे आज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। कल के दिन, कल के लेक्चर में हम oogenesis पढ़ के खत्म करेंगे। तो हमारा गैमेटोजेनेसिस जो है वो ये 2 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी रीडिंग में आपको स्लाइड की करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज मैं समझा सकूं कि मैंने आपकी सारी बुक से उठाया है और यही आप लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद आप अपनी बुक को पढ़ लेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको जो बुक रिकमेंड करूंगा वो मैं करूंगा आपको कीथन मूर यानी KLM की जो एम्ब्रियोलॉजी है वो करूंगा मैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने यही बुक हमें स्टैंडर्ड दी हुई है और इसी में से आपका एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप लोग फर्स्ट प्रोफेशनल दे चुके हैं, आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड आते हैं। तो इसमें से भी ये भी क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इसमें से ये जो आपके बेसिक साइंसेज हैं इसमें से ये भी चीज भी आ सकती है। तो हम अपनी पहली स्लाइड शुरू करते हैं। पहली बात लिखी हुई है, मियोसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन गैमेटोजेनेसिस। अंडरलाइन दिस थिंग, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि गैमेटोजेनेसिस का पहला स्टेप क्या है, एंड दैट इज मियोसिस। ठीक है, उसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इनटू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी। अब हम छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन आप देखें तो स्पर्मेटोगोनिया एंड ओवोगोनिया लिखा हुआ है। ये क्या चीजें हैं? गोनिया क्या चीज है? स्पर्म से पहले गोनिया लगा दो, ओवम के पहले गोनिया लगा दो, क्या चीज है? इसका मतलब है दे आर द जर्म सेल्स दैट विल इवेंचुअली डेवलप इनटू मैच्योर स्पर्म और एग। स्पर्मेटोगोनिया और ओवोगोनिया छोटे छोटे गोल से एक स्ट्रक्चर्स हैं, एक सेल्स हैं जिन्होंने मैच्योर होना है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म के अंदर मैच्योर हो जाएगा और ओवोगोनिया जो है वो ओवम के अंदर मैच्योर होगा। अब दूसरी डेफिनेशन आती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और oocyte। The first step in this development is the duplication of homologous chromosomes to get ready for meiosis. मैं आपको अभी समझाता हूँ ये डायग्राम में, पहले हम जरा डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। दूसरी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या oocyte. The first meiotic division separates the homologous chromosomes from each parent. अच्छा, अब तीसरी डेफिनेशन, स्पर्मेटिड्स या एग्स. The second meiotic division separates the two chromatids and creates 4 haploid cells. In males, this eventually produces 4 sperm cells by the process of spermiogenesis. In females, it produces 1 egg and 3 polar bodies. This allows the egg to retain more cytoplasm to support early stages of development. अच्छा, अब आप इसको सिंपल सा समझो, मैं आपको जो समझाने लगा हूं, आपको मैं नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें डायग्राम दी हुई है, यही डायग्राम थोड़ी सी मैंने जूम की हुई है, तो उसको देख लेते हैं। मियोसिस जनरेट्स ट्रिमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपसे तब पूछूंगा जब आपको मैं ये समझा दूंगा ये क्या चीज है। वापस जाते हैं इसी स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले अगर आप लोगों को माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट होगा तो ये आप समझ लेंगे, नहीं तो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट दे देता हूं। ये सबसे पहले क्या होगा कि माइटोटिकली एक सेल जिसके अंदर 23 + 23 क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, जैसे इस डायग्राम में, मैं आपको थोड़ा सा ये जूम कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर अंदाजा हो सके। अच्छा बच्चों, मुझे बताएं, ये आपका माउस पॉइंटर नजर आ रहा है जो मैंने सबसे पहले वाले सेल के ऊपर रखा हुआ है? जी सर। ठीक है, अब आपने इस माउस पॉइंटर को फॉलो करना है, मेरी बात को गौर से सुनना है। यहाँ कॉन्सेप्ट बेसिक आएगा और ये बहुत जरूरी है कि एक सेल है जिसके अंदर 23 डार्क ब्लू और 23 लाइट ब्लू क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, डाइप्लॉइड नंबर। डाइप्लॉइड का मतलब है कि ये एक क्रोमोसोम जो है ये
इसमें 2 लिम्स हैं इसके, ठीक है, तो डाइप्लॉइड है। तो 23 डाइप्लॉइड प्लस 23 डाइप्लॉइड इज इक्वल टू 46 डाइप्लॉइड। ये माइटोटिकली डिवाइड होंगे, और माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, जैसे जीरोक्स कॉपी, जैसे फोटो कॉपी होती है, आपके पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और आपने इसकी 2 कॉपीज बनवा ली, ठीक है, बल्कि एक कॉपी करवा ली। अब आपका ये ओरिजिनल आ गया, ये उसकी कॉपी आ गई, तो ये है माइटोटिक डिवीजन। इसमें क्या चीज थी, 23 डाइप्लॉइड प्लस 23 डाइप्लॉइड इज इक्वल टू 46 डाइप्लॉइड नंबर। अब इसमें से एक को उठा लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तो हमारे पास 46 डाइप्लॉइड वाले को अब हमने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करवानी है। ये जो उठाया था आपने, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा कि 23 डाइप्लॉइड प्लस 23 डाइप्लॉइड इज इक्वल टू 46 डाइप्लॉइड नंबर। 46 डाइप्लॉइड नंबर है इसके अंदर। 2 फुल फ्लेज क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, हर क्रोमोसोम के 2 लिम्स हैं, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, ठीक है। ये जो होगा सेल, इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होगा कि जो डार्क ब्लू डाइप्लॉइड है वो सेपरेट हो जाएगा, और लाइट ब्लू जो है डाइप्लॉइड वो सेपरेट हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, तो ये 23 डाइप्लॉइड है, इसका जो क्रोमोसोम है लाइट ब्लू, ये वाला क्या है आपका 23 डाइप्लॉइड इन डार्क ब्लू। तो ये आपकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, जिसमें टोटल 23 डाइप्लॉइड आ गए। अब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, द सेकंड मियोटिक डिवीजन। लेकिन उससे पहले ये जो सेल थे, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी में क्या था, 23 डाइप्लॉइड प्लस 23 डाइप्लॉइड इज इक्वल टू 46 डाइप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो चुकी थी, और उसके अंदर आपके पास थे 23 डाइप्लॉइड, ठीक है, दो डिफरेंट सेल्स थे। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई, तो ये जो डाइप्लॉइड थे, ये दोनों लिम्स सेपरेट होकर 2 सेपरेट सेल्स में डिवाइड हो गए। तब आपके पास 23 हैप्लॉइड है, इसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं, HAPLOID। 23 हैप्लॉइड, 23 हैप्लॉइड, ठीक है। उसी तरह लाइट ब्लू के भी 2 टूट गए लिम्स, और वो सिंगल सिंगल हो गए। तो आपके पास 1 2 3 4 सेल्स बन गए with 23 हैप्लॉइड नंबर आफ्टर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। यहां से लेकर यहां तक, स्पर्मेटिड्स के बनने तक जो प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जब भी जेनेसिस का लफ्ज आएगा, उसका मतलब होगा बनना, बनाना, किसी चीज को बनाना। तो स्पर्म को बनाना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। यहां से यहां तक, दिस स्टेप इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहां पर स्पर्मेटिड्स बन गए हुए हैं, ठीक है। इन स्पर्मेटिड्स ने मेच्योर होकर स्पर्म बनाना है, एक मेच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनाना है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। The maturation of sperm is called spermiogenesis. The formation of sperm is called spermatogenesis. So these are the two basic definitions which you have to remember. यही आपसे बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, ये जो मैंने आपको अभी बात समझाई है। यस सर, क्लियर है। जी, और कोई स्टूडेंट यहाँ से? यस सर, क्लियर है। अगर आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम अगली स्लाइड पे चलेंगे, अदरवाइज मैं आपको ये रिपीट कर दूंगा। इफ एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो आप रिपीट करवाना चाहें या नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहें, ये बात के ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक अगली स्लाइड पे चलते हैं हम, ठीक है। अब आपके जहन में ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी,
कि स्पर्मेटोगोनिया ओवोगोनिया क्या चीज है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या चीज है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या चीज है, स्पर्मेटिड्स क्या हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ gametes can be generated by an individual male or female with 23 different chromosomes? बताएं भाई कितने किस्म के होते हैं? ये लाइट ब्लू और डार्क ब्लू की एग्जांपल देके मुझे बताएं। सर 2 टाइप्स की। 4 सर टाइप्स। 2 होते हैं। 4। सर देखें कितने स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं? 4। लेकिन सर अच्छा सर हमें 23 में लगा तो कि 2 शायद बनेंगे। एक सेकंड, बारी बारी, हैंड क्योंकि रेज सर करके, हैंड रेज करके। सर 2 का डार्क ब्लू है और 2 का लाइट ब्लू है, तो जी वो फिर जी 2 बिल्कुल टाइप्स ठीक। तो 2 हुए 4, लेकिन टाइप्स तो सर 2 नहीं हो गई। मिनाहिल आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और उसी का आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड में करने जा रहे हैं, कैसे होगा। तो उसका तरीकेकार ये देखें, ये देखिए, इसमें एक फिनोमेना होता है जिसके अंदर, ये मैं आपको डिटेल्स नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये देखें, आप ये देखिएगा कि इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स डार्क ब्लू और व्हाइट ब्लू ऊपर से एक लिम्ब भी शेयर कर रहे हैं, यस और नो? ऊपर से ये देखें लिम्ब का क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी टाइप्स के बन गए आप। इसकी देखें टॉप ब्लू है, डार्क ब्लू, इसकी लाइट ब्लू है, ठीक है। इसकी भी अब एक डार्क ब्लू है और इसकी भी एक लाइट ब्लू है। अगर ये सेपरेट हो जाएंगे, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, ये सारे सेपरेट हो जाए, तो 4 टाइप्स के बनते हैं कि नहीं? यस सर। एक जेनेटिकल फॉर्मूला ये है, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं उसका सवाल का जवाब, ये सवाल का जवाब जो असल है और जिसमें आप लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है कि नेचुरली मोर देन 23 in 2 raised to power 23 और 80 unit 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh 8 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ gametes बनते हैं, 8 मिलियन। अब ये कैसे बनेंगे, हम ये oogenesis में पढ़ेंगे, जब हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, हम ये तब पढ़ेंगे, क्योंकि मेल में ये सारे के सारे एज सच रहते हैं, फीमेल में ये कम हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं बर्थ के बाद। जैसे ही फीमेल बेबी की बर्थ होती है तो बहुत सारे नंबर्स वैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर मिनार्के तक यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक बहुत सारे वैसे डेड हो जाते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसके पास फिक्स नंबर ऑफ वो पड़े हुए होते हैं ओवम, जिन्होंने मेच्योर होना है और उसके बाद एट द एज ऑफ 45 और 47 वो खत्म हो जाएंगे। तो इस स्टेट को हम मीनोपॉज कहते हैं। ये हम फीमेल में पढ़ेंगे, कल हम सुबह पढ़ेंगे, आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आ रहा है हमारा असल टॉपिक, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये क्या भला है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मोजेनेसिस। तो ये मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, आपको फर्स्ट लेक्चर याद होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई थी। तो इसके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है बाय डेफिनेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। The mammalian testes are divided into many lobules, ये देखिए lobules बने हुए, and each lobule contain many tiny seminiferous tubules। ये छोटी छोटी tubules, पिछले लेक्चर को अगर आप ये ज़हन में रखें, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं सुना उनके लिए अपलोड किया हुआ है, अपने गूगल क्लासरूम में देख लीजिएगा। Sperm develop in an ordered fashion in these tubules. Cells start to mature on the outside and move inwards towards the lumen as they become mature। अब ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए, जैसे जैसे स्पर्म जो है वो बनता जाएगा वो ल्यूमन की तरफ चला जाएगा। अब ये जो है ये इसकी आउटर वॉल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, और ये जो है ये इसका ल्यूमन है जहां पे स्पर्म जाएगा और उसके बाद इसके अंदर ये फ्लोट करेगा, इसका ये फ्लैजेला जो है ये मूव करेगा ताकि ये इसकी मूवमेंट, इसकी एक्टिविटी मेंटेन हो सके। इफ स्पर्म इज नॉट एक्टिव it is unable to fertilize ovum or it is called subfertility, male infertility।
ये मेल इनफर्टाइल हो जाएगा अगर ये सब स्पर्म सही मूव नहीं करेंगे, स्लगिश होंगे या डेड हो जाएंगे। तो इसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा। अभी आप सिर्फ ये देखिए, तो ये इसके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये डेवलपमेंट की वाली सारी स्टेजेस को क्रॉस करते हुए यहाँ तक स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, उसके बाद ये मैच्योर हो गए, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। तो इस डायग्राम को गौर से देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी दी हुई है। डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स। ये प्रिमिटिव सेल्स हैं। स्पर्मेटोगोनिया मेन बीज है, सीड है। दे डिफरेंशिएट एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें 23 + 23 डायप्लॉइड होते हैं। फिर बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसके अंदर 23 डायप्लॉइड, 23 डायप्लॉइड। फिर वो बनता है स्पर्मेटिड, जिसके अंदर 23 हैप्लॉइड, 23 हैप्लॉइड, 23 हैप्लॉइड, 23 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड्स मिलते हैं आपके पास। यहाँ तक स्पर्मेटोजेनेसिस था। उसके बाद स्पर्मेटिड जो था वो स्पर्म के तौर पे रिलीज हो गया, मैच्योर हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें एक सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सार्टोली सेल्स, आर स्पोर्टिंग सेल्स दैट स्ट्रेच फ्रॉम द ल्यूमेन टू द एज ऑफ द ट्यूब्यूल। ये इसके माँ बाप की तरह से होते हैं, जस्ट लाइक अ पेरेंट। पेरेंट क्या करते हैं कि दे नॉरिश द डेवलपिंग स्पर्म। Number 2, they form a blood testis barrier to control spermatogenesis. जैसे आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्रेन के अंदर ब्लड को डायरेक्टली मिक्स नहीं होने देता, ये सिंपल सी बात है। These cells also inhibit spermatogenesis before puberty and stimulates the process after puberty. तो सार्टोलाइ सेल्स के आपने 3 फंक्शन पढ़े। ये आपको येलो कलर के सार्टोलाइ सेल्स नजर आ रहे हैं। इसके अंदर पहला फंक्शन ये है कि ये सपोर्टिंग सेल हैं। इनका काम है कि ये डेवलपिंग स्पर्म को नॉरिश करता है, उनको फूड प्रोवाइड करता है, ये ब्लड को डायरेक्टली मिक्स नहीं होने देता, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है, ठीक है। और तीसरा काम है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को भी इनहिबिट करता है प्यूबर्टी से पहले। तो इसके 3 फंक्शन हैं, ये याद रख लीजिएगा आप। अब आपका जो सेकंड प्रोसेस है उसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और ये जब स्लाइड खत्म हो जाएगी तो आपका जो लेक्चर है आज का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा 10:15 बजे, आई गेस 10:15 बजे का लिंक मैंने आपसे शेयर कर दिया हुआ है। उसमें हम छोटी सी एक असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक टास्क दूंगा, आप वो परफॉर्म करेंगे। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो है इज द मैच्योरेशन प्रोसेस इनटू द स्पर्म। अब आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम में बताता हूँ। ये डायग्राम देखिएगा, इस स्पर्म की इसकी कंडीशन देखें, उसके बाद इसकी यहाँ पे मैच्योरेशन देखें, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होता होता एक स्पर्म की फॉर्म ले लेगा, और अगर स्पर्म की सही शक्ल ना हो तो वो एक एबनॉर्मल स्पर्म कहलाता है, और दिस कंडीशन इज आल्सो मेल इनफर्टिलिटी, ठीक है। मेल इनफर्टाइल हो जाएगा और उसके स्पर्म की शेप ही सही ना हो। तो क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर, देखिए क्या चेंजेस आती हैं। तो गोल्जी वेसिकल्स कंबाइन टू फॉर्म एन एक्रोसोमल वेसिकल दैट लाइज ओवर द न्यूक्लियस, इट्स फुल ऑफ एंजाइम। ये देखें एक्रोसोम, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जितना भी है ये एक्रोसोम बना रहा है इसके ऊपर। एक्रोसोम इज जस्ट लाइक एरो, जैसे तीर होता है। ये सेंट्रोसोम लिखा था। The centrosome starts to organize microtubules into long flagella. यहाँ सेंट्रोसोम्स अगर आपने हिस्टोलॉजी डिटेल में पढ़ी तो आपको पता होगा ये क्या होते हैं। ये फ्लैजेला बना रहे हैं, ऊपर गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम बना रहा है, नीचे सेंट्रोसोम जो है वो बना रहे हैं फ्लैजेला। माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट्स टू लोकलाइज नेक्स्ट टू द फ्लैजेला एंड प्रोवाइड रेडी एनर्जी। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे ताकि फ्लैजेला को मूवमेंट में, स्पर्म की मूवमेंट में आसानी हो सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, the nucleus condenses in size and is stabilized by special protein called protamines. अब यहां पे न्यूक्लियस को देखें तो ये कंडेंस होता जाएगा अपने साइज में। तीसरी चीज देखते हैं,
The excess cytoplasm is pinched off as residual body. अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में अगर स्पर्म की पिक्चर दिखाऊं तो आपको मैं और क्लियरली दिखा सकता हूं, या आप थोड़ा सा वेट करें, मैं अभी आपको गूगल इमेजेस के ऊपर जाके दिखाता हूं कि रेजिडुअल बॉडी कैसे बनती है और इसका एनवेलप कैसे होता है। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। एक अच्छी सी डायग्राम आपको मैं दिखाता हूं जिसके अंदर आपको ये क्लियरली समझ आ जाए। जी, मैं अब आपसे दूसरी एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वेब पेज, ये गूगल की स्लाइड नजर आनी शुरू हुई? जरा मुझे जी बताइएगा। सर। ठीक है, अब ये देखें, इसके ऊपर एक साइटोप्लाज्म है बाहर और दरमियान में ब्लू कलर का न्यूक्लियस है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपको, अगर नहीं ये नहीं हो रहा जूम। उसके बाद ये देखिए साइटोप्लाज्म जो है ये इसका यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रोसोम जो है वो इसका फ्लैजेला बना देंगे और जो ऊपर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये उसका एक्रोसोम बना देंगे। तो ये एक स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। इतनी सी बात आपको समझानी थी बस मैंने। उसके बाद और डायग्राम देख लेते हैं यहाँ, अगर मैं आपको मुझे अच्छी सी डायग्राम मिलती है तो। अदरवाइज आपकी बुक में तो बहुत अच्छी डायग्राम दी होगी। तो हमारा टॉपिक आज यहीं तक था, ठीक है। स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें पिंचिंग ऑफ वाला कहीं भी मुझे नहीं मिल रहा गूगल इमेजेस में भी, तो आपकी बुक में ये होगा। चलें स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब आपसे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में होगी मुलाकात। वो आप लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपका लिंक ऑन कर दूंगा, उसमें हम देख लेंगे, असाइनमेंट्स देख लेंगे, छोटी सी बनाएंगे। और उसमें हम क्या बनाएंगे, मैं आपको अभी से टॉपिक बता रहा हूँ। उसमें जो ये डायग्राम है इस तरह की, ये आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप ये डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, उसके आगे पूरा लेबल करेंगे, बल्कि वो डायग्राम आपको दूंगा बनाने के लिए, और इसी लेक्चर के दौरान आप मुझे वो डायग्राम जो है वो अपने कैमरास को ऑन करके दिखाएंगे। उसके बाद उसकी बेस के ऊपर आपकी अटेंडेंस होगी, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसकी असाइनमेंट है। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ठीक है, इसका मतलब है कोई क्वेश्चन नहीं है आपके ज़हन में, जो था आपने पूछ लिया। एनीवेज, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मीनवाइल आप ब्रेक ले लें। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।